हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोगों को लेकर आया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ कि अपने मकान को रेंट पर लें या बाय करके लें। दोस्तों, अगर आप देखिए, दो फोकस होता है। अगर आप मकान को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लेना चाहते हैं तो बेटर सिनेरियो होता है कि आप मकान खरीद सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करना जानते हैं तो आप रेंट पर रहकर अपने उस इन्वेस्ट पैसे को क्या करें आप, कि आप एसआईपी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों का आज मैं कंपेयर करके आप बताऊंगा कि कौन सा बेटर हमारे लिए ऑप्शन है। हम एक्सेल शीट में आप लोग बताते हैं। तो चलते हैं हम डेस्कटॉप पर। दोस्तों, ये मैंने एक्सेल शीट जो बनाया है, इस दोनों एक्सेल शीट पर मैंने होम का एक रेंटिंग पर एक बाइंग का कंपेयरिंग करके आप लोग बताने वाला हूँ कि किन बाइंग करना बेटर है और या हमें होम रेंटिंग पर लेना बेटर है। दोस्तों, ये एक्सेल शीट जो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से लिंक के माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर एनालिसिस पीरियड 20 ईयर्स के लिए लिया है। देखिए दोस्तों, अगर आप कोई मकान को परचेज करते हैं तो उसके पीरियड्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं। जैसे 20 ईयर्स के लिए हमने ये प्लान बनाया है, एनालिसिस करते हैं। जैसे दोस्तों, प्रॉपर्टी जो आज के डेट में 40 लाख की है, तो 40 लाख की प्रॉपर्टी का रेंट 10,000 अप्रोक्सीमेट आ ही जाता है। दोस्तों, एचआरए टैक्स बेनिफिट जिसको मिलता है तो वो अपना जैसे टैक्स बेनिफिट में भी हमको मिल जाता है। लेकिन अब आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर 0% भी रख सकते हैं। मैंने एक सिनेरिया बनाया हूँ। और जैसे उसके बाद जो है 10% का 20% अगर एचआरए टैक्स बेनिफिट मिलता है तो इफेक्टिव मंथली रेंट जो होता है हमारा 8,000 हो जाता है। तो इस देखने से 8 को 12 से गुना करने के बाद हमारा एनुअल जो रेंट होता है 96,000 रुपए के अप्रोक्स आ जाता है। तो दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि एनुअल रेंट जो होता है हर साल इंक्रीज होता है। तो मैंने एक इनिशियल इंक्रीज रेट रखा हूँ 8%। तो इस अकॉर्डिंग यह हमारे 20 साल में जो पीरियड्स जो हमने रेंटिंग पे किए हैं, ये 43,93,000 के अप्रोक्सीमेट हो रहे हैं। वही हम देख लेते हैं यहाँ पर। अगर हम आज के डेट में 40 लाख की प्रॉपर्टी को लेते हैं, जिस रूम में रहते हैं, जिसकी रेंट 10,000 है, उसको 40 लाख प्रॉपर्टी प्राइस है। अगर हम उसको लेने जाते हैं, बैंक से लोन भी कराएंगे, तो 80-20% का दोस्तों बैंक लोन देता है। यानी 20% हमें डाउन पेमेंट करना ही पड़ता है। जैसे 40 का 20% 8 लाख हो गया। 8 लाख तो हमें डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो लोन हमारा सेक्शन होता है 32 लाख का होता है। लोन जो होता है 32 लाख का सेक्शन। लोन रेट इनिशियल मैंने एक अप्रोक्सीमेट रखा हूँ 9%। इंक्रीज भी होता है, कम भी होता है, लेकिन 9% मैंने एक एनालाइज कर रहा हूँ। तो ये 9% पर जो हमारा 32 लाख का 9% पर ये इंटरेस्ट होता है पर मंथ। ईएमआई जो होता है 28,791 रुपये। लगभग आप जो लोन लेते हैं होम लोन के, तो टैक्स बेनिफिट भी इसमें आप लोगों को मिलता है। 20% के आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो इस देखने से हमने 9% का 20% किया तो 7.2, यानी हमारा जो ईएमआई हुआ 7.2% के अकॉर्डिंग रेट से, या मंथली इफेक्टिव हमारा रेट हो गया 25,195 रुपया, यानी ईएमआई पड़ेगा 32 लाख। दोस्तों, इस देखने से हमें जो हमने लोन पे करेंगे 20 ईयर्स में 28,46,000 के अप्रोक्सीमेट हमने 20 ईयर्स में ईएमआई जो हमने पर एवरी मंथ जमा कर रहे हैं, वो हमने इतना 28,46,000 के अप्रोक्सीमेट हमने पे कर दिया बैंक को। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं, अगर हम मकान लेते हैं तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी हमें कुछ चाहिए। तो पर मंथ मैंने 2000 रखा हूँ। जो कि आप लोग जैसे मान लीजिए कि आने वाले समय में इंक्रीमेंट होते हैं हर साल, जैसे सामानों का जो इन्फ्लेशन होता है, इन्फ्लेशन वैल्यू मैंने रख लिया है 8%। तो दोस्तों, ये देखिए, समझिए कि 2,000 पर मंथ यानी 24,000 रुपया एनुअल होता है। 8% इंक्रीमेंट करने के बाद 20 ईयर में हमने उस घर पर 10 लाख यानी 11 लाख का अप्रोक्सीमेट मैंने उस पर खर्चा कर दिया। मैंने उसको मेंटेनिंग करने में, पेंटिंग डेंटिंग जो भी होते हैं, 11 लाख रुपया। तो दोस्तों, उसके बाद हम लोग को ये प्रॉपर्टी जो हमने 40 लाख की प्रॉपर्टी लिए हैं, उस पर हमने 28 लाख तो यहाँ पर हमने क्या किया, बैंक को पे किया। और डाउन पेमेंट जो है 6 लाख रुपया, मैंने 8 लाख जो पहले ऑलरेडी कर लिया था। उसके बाद ये हमारा प्रॉपर्टी का टोटल कॉस्ट जो होता है सर, ये लगभग 80,45,000 मतलब 80 लाख के पास आता है आसपास। तो जो प्रॉपर्टी हमारी होती है 80 लाख का, तो
हमने एनुअल इन्फ्लेशन जो हमारे प्रॉपर्टी जो है ये भी तो हमारा वैल्यू ग्रोथ करेगा। जब वैल्यू ग्रोथ करेगा तो 8% की वैल्यू ग्रोथ मैं रेट डाला हूँ। उस 8% के वैल्यू को रेट ग्रोथ से तो फ्यूचर वैल्यू में हमारी प्रॉपर्टी जो होंगे 1,46,00,000 के अप्रोक्सीमेट पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हुआ गया कि होम का बजट, यानी 20 साल में जो हमने 40 लाख का घर खरीदा उसका क्या फ्यूचर वैल्यू होगा। तो यानी 1,46,00,000 हो गए मैंने उतना खर्चा करते हुए भी। तो दोस्तों आइए मैंने अब देखते हैं हम लोग अपने रेंटिंग वाले पर। जो रेंटिंग वाले पे 10,000 की जो मैंने 40,000 का प्रॉपर्टी लेने वाला हूँ वो आज का रेंट में उसके 10,000 20% एचआरए बेनिफिट करने के बाद तो हमारा मंथली रेट आ जाता है 8,000, जिसमें हमारा एनुअल 96,000 हो जाएगा। 8% एनुअल इंक्रीज होने के बाद ये हमने 20 साल में 43 लाख रुपए यानी पे कर दिए। अगर दोस्तों ये हम होम प्रॉपर्टी ना लेकर अगर हम ये 8 लाख को डाउन पेमेंट को अपने सेविंग के एज ऑफ सेविंग के रूप में हम डिपॉजिट कर देते हैं तो ये भी हमारा सेविंग हो रहा है। और जो हम यहाँ पर जो 25,000 या 28,000 रुपया जो हमने क्या कर रहे हैं, 28,000 रुपये जो हमने ईएमआई पे कर रहे हैं तो उसमें से हमने 10,000 रेंट को दे दिया, तब पर भी हमारा 18,000 रुपये तो सेविंग हो ही होगा। यानी हमने ये जो 8 लाख और 18,000 रुपये पर मंथ जो जमा कर रहे हैं इसका यानी इसके 20 आर में जो भी हमारा 8% सस्पेक्टेड रिटर्न मैंने रखा है कि 8% हमारा जेन्युइन रिटर्न मिल जाएगा। तो इस देखने से हमारी ये प्रॉपर्टीज जो होते हैं जो हमारा सेविंग होता है फ्यूचर में 20 इयर्स के बाद ये 37,28,000 के रूप में बदल जाता है। और जो मैंने यहाँ पर जो 18,000 रुपये पर मंथ जो जमा कर रहे हैं ये बन जाता है 54 लाख के आसपास। तो ये टोटल सेविंग हमारे पास हो जाता है। यानी दोस्तों यहाँ पर टोटल सेविंग जो होता है इतना होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो है हमने तो यहाँ पर भी पे किया है ना, 43 लाख तो पे कर दिया। यानी टोटल जो मैंने यहाँ पर ये दोनों को अमाउंट को हम जोड़ते हैं उन दोनों में से 43 लाख को माइनस करते हैं तब पर भी हमारे पास सेविंग ऑलरेडी 47 लाख रुपया यानी अप्रोक्सीमेट 48 लाख रुपीस हमें रेंट पर अगर लेते हैं जो 10,000 का रेंट है उस बंगले को लेते हैं तो समझिए कि 48 लाख का सेविंग कर लेते हैं। लेकिन वही 20 साल में अगर 40 लाख वाला जो घर लिए हैं फ्यूचर में क्या हो जाता है, फ्यूचर में 1,06,00,000 यानी 7 लाख के आसपास हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिएगा कि अगर मैं इसमें देखिए 1,46,00,000 तो फ्यूचर प्रॉपर्टी हो गया था और इसको माइनस करते हैं तब पर भी हमें बेनिफिट जो होती है 1 करोड़ के अप्रोक्सीमेट होता है। तो दोस्तों हमारे सजेशन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट देखना चाहते हैं तो घर को क्या करें, घर आप बाय करिए। अगर आप अभी किसी शहर में 2 साल के लिए है, 3 साल 4 साल 10 साल के लिए या आपकी सुटेबल जॉब नहीं है तो उसको ट्रांसफर होते रहता है, उस कंडीशन में आप क्या करें कि रेंट पर ही रहना बेटर। दोस्तों हम और आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि रेंट और वर्सेस बाय करने में क्या क्या डिफरेंटेबल होते हैं, क्या क्या बेनिफिट होती है रेंट में और क्या बेनिफिट होते हैं बाय में। आपने देख लिया कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने घर को बाय करें। और अगर आप कम पीरियड से में टाइमिंग के लिए दोस्तों यह देख लीजिए अगर मैं यहाँ पर इसे 5 साल के लिए कर देता हूँ 5 साल के बाद हम देखते हैं तो ये जो हमारा होता है रिटर्न जो होता है यहाँ पर 11 लाख के अप्रोक्सीमेट आता है और यहाँ पर हम नेट सेविंग कर लेते हैं 44 लाख। तो दोस्तों ये देखिए ये चीज हुआ। अगर इसी चीज को मैं 2 साल के लिए करता हूँ और हो सके कि हमारा जो रियल एस्टेट है रियल एस्टेट में हमको ग्रोथ ना मिला, कभी 8% ना मिला कभी 20% भी होता है, अगर ये रिटर्न ना मिला 2% रिटर्न मिल पाया तो देखिए ये हमारा लॉस में गया। यानी 1 करोड़ 1 लाख रुपया तो लॉस में चला गया। अगर यही इन्फ्लेशन यहाँ 20% कर जाता है तो देखिए 2 साल में ही 14 लाख का प्रॉपर्टी हमें बेनिफिट दे रहा है। तो यानी मेरे देने से कहने का मतलब कि आप घर को बाय ही करना बेटर है। अब दोस्तों देखिए एक चीज और मैंने यहाँ देखी, अगर सपोर्ट यही चीज को मैं यहाँ पर 20 ईयर्स रखता हूँ और हमने जो अगर हम अच्छे फाइनेंस मैनेजर मैंने अपने फंड को एसआईपी म्यूचुअल फंड में अच्छा ट्रैकिंग कर सकते हैं तो जो सस्पेक्टेशन रिटर्न है ये मैं 50% एवरेज रख लेता हूँ। अगर 50% एवरेज रखते हैं तो इस देखने से 20 ईयर में यह पैसा हो जाता है 2,40,00,000 और यहाँ पर फायदा होता है हमें ये प्रॉपर्टी हमारा 15 ही होता है। लेकिन ये तब पर भी हमें क्या होता है यहाँ पर प्रॉपर्टी की उपेक्षा हमें यहाँ पर बेनिफिट होता है। तो दोस्तों
अगर आप अच्छे फाइनेंसर हैं, आप अच्छे से अपने पैसे को मैनेजमेंट कर सकते हैं एसआईपी म्यूचुअल फंड में, तभी आप रेंट पर रहें, लेकिन आप हम तो सजेस्ट करेंगे आप बाय करिएगा। हेलो दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो एक्सेल पे मैंने कंपेयर करके आप लोगों को बताया, इसमें जजमेंट नहीं हो पाया कि हम अपने घर को बाय करें या रेंट पर रहें। तो दोस्तों एक चीज है, इसमें दो कंडीशन होते हैं। हमको एक लॉन्ग टर्म के पर इन्वेस्ट करना है, लंबे समय से 20 से 30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हमें होता है कि बेटर होता है कि हम अपने घर को बाय ही करें। अगर शॉर्ट टर्म के नजर से नजरिया से देखा जाए तो जनरली रेंटिंग ही बेटर होता है, बट डिपेंड करता है हमारे मार्केट कंडीशन पर। यानी हमने जो अपना जो डाउन पेमेंट या जो एमआई का पैसा जो बचेगा उसको हम किस तरह से मैनेज करते हैं, जो एसआईपी म्यूचुअल फंड में या हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो हमारा क्या इंटरेस्ट ऑफ रेट आता है, इस कंडीशन पे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या रिटर्न दे पाता है। देखिए, अगर और किसी अदरवाइज नजरिया से देखा जाए तो इसमें दोनों में अलग अलग सिनेरिया है। जैसे देखिए कि आप रेंट पर रहते हैं, तो अगर आपका अनसुटेबल जॉब है या इनकम है, यानी आपका जॉब कभी आपको रहना है पटना, कभी रहना दिल्ली, कभी रहना पंजाब, चंडीगढ़, ये अलग अलग जगहों पे आप जॉब को ट्रांसफर कराते रहते हैं, उस कंडीशन में बेटर होता है कि रेंट पर ही रहना। अगर आपका इनकम जो है वेरिएबल है, कभी कम है कभी ज्यादा है, इस कंडीशन में भी आपको रेंट पर ही रहना बेटर है दोस्तों। हाँ, अगर आपकी लोकेशन चॉइस करना चाहते हैं तो रेंटिंग बेस्ट होता है कि आपकी इच्छा अनुसार आप लोकेशन प्रेफर कर सकते हैं, हॉस्पिटल के पास, स्कूल के पास, या मार्केट में आप अपना चॉइस के अनुसार से रेंट ले सकते हैं। अब हम आते हैं कि बाइंग केस में क्या बेनिफिट होता है। बाइंग केस में दोस्तों, जो आप उस होम के खुद ऑनर होते हैं, यानी ऑनर का मतलब डिसीजन मेकर खुद कर सकते हैं कि हमें इसमें डेंटिंग कराना है, पेंटिंग कराना है, हमें क्या कराना है, मैंने कौन सी फैसिलिटी लगाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अपनी अपनी नजर है, अपनी अपनी सोच है। तो मेरे जो अपने ओपिनियन है, तो मेरा सोचना यह है कि जो अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप घर को बाय करिए, अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रेंट पर ही रहिए, बेटर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।